जी बच्चों, तो हम इसकी रेक्टेंगुलर और मैथमेटिकल फॉर्म के बाद हम इसके प्रूफ को देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये किस तरह से हमारे पास लाइन इंटीग्रल टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर का बराबर आता है वेक्टर के नॉर्मल कंपोनेंट, कर्ल ऑफ द वेक्टर के नॉर्मल कंपोनेंट के सरफेस इंटीग्रल के बराबर। तो ये देखें, प्रूफ में हम कंसिडर कर रहे हैं इसी फिगर को। ये हमारे पास एक सेमी स्फेरिकल सरफेस है। इसका प्रोजेक्शन जो है वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर ड्रॉ किया गया है। तो अगर लेट से कि हम पूरी जो होल सरफेस है इसको एस का नाम दे रहे हैं, जिस तरह से जैसे हम यहाँ पे लिखा हुआ है। हो सकता है मैं फिगर को मिटा दूँ, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले ही, ताकि आपको पता हो कि हमने फिगर के किस पार्ट की बात कर रहे हैं। तो ये अगर एस जो है हमारे पास एक सिंपल एक कंटिन्यूस सरफेस है, तो एक्स वाई या फिर वाई जी या जी एक्स प्लेन्स के ऊपर इसके प्रोजेक्शंस होंगे, जिसमें से एक प्रोजेक्शन मैंने एक्स वाई प्लेन के ऊपर तो शो किया है, लेकिन इस प्लेन के ऊपर भी इस फिगर का प्रोजेक्शन होगा, और वाई जी प्लेन यानी जो बैक ऑफ द फिगर है उसके ऊपर भी इसका एक प्रोजेक्शन होगा। उनकी हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक ही कंपोनेंट को प्रूव करेंगे, बाकियों को हम जनरलाइज कर लेंगे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसके प्रोजेक्शन तो 3D के ऊपर एक्स वाई वाई जी जी एक्स तीनों प्लेन्स के ऊपर होंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ हम एक प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं जो एक्स वाई प्लेन के ऊपर पड़ रहा है। इसी तरह से हम एस की जो इक्वेशंस हैं उसको हम तीनों वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं कि लेट एस इज फंक्शन ऑफ जी विच इज़ द फंक्शन ऑफ एफ एक्स एक्स एंड वाई, या फिर हम x इज इक्वल टू जी एफ वाई जी, या फिर y इज इक्वल टू एच एफ एक्स जी। यानी किसी भी तरह से s की इक्वेशन को एक जनरल इक्वेशन लिखनी है तो किसी एक को भी आप डिपेंडेंट वेरिएबल और दो को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके इस फिगर को इसकी इक्वेशंस को लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम जिस इक्वेशन को लिखेंगे, क्योंकि हमने एक्स वाई प्लेन के ऊपर इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ किया है, तो z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाय ये इक्वेशन हम जो है लेंगे सरफेस एस की। तो जिस प्रोजेक्शन के ऊपर भी जाएगा, अगर इस प्लेन के ऊपर आएगा डेफिनेटली, तो फिर y इक्वल टू एक्स एंड जी इक्वेशन आप लिख सकते हैं। और अगर आप प्रोजेक्शन ड्रा कर रहे हैं बाय जी प्लेन के ऊपर, तो फिर x इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ y एंड z जो है वो इक्वेशन आप लिख सकते थे। तो बच्चों, प्रूफ के अंदर हमने कुछ चीज़ें लेट की हैं, और जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है उसको मैंने थोड़ा सा लिख दिया है कि लेट एस बी ए सरफेस सच दैट इट्स प्रोजेक्शंस ऑन एक्स वाई वाई जी जी एक्स प्लेन्स आर रीजन्स बाउंडेड बाय सिंपल क्लोज्ड कर्व्स एज शोन इन फिगर। तो वो सारे कर्व्स तो नहीं मैंने शो किए, मैंने एक साइड पे एक्स वाई प्लेन के ऊपर इसका जो कर्व है C1 कर्व है, और जो रीजन वो बाउंड कर रहा है उसको R से लिखा है, तो उसको शो कर दिया है। इसी तरह से हमने बोला कि लेट एस कंसिस्ट ऑफ z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, यानी दीज आर द इक्वेशंस, जनरल इक्वेशंस बाय विच द हेल्प वी कुड डिफाइन द सरफेस एस। आप उसको z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई से भी डिफाइन कर सकते थे, x इज इक्वल टू जी एफ वाई सी से भी, या फिर y इक्वल टू एच एज ए फंक्शन ऑफ एक्स जी से भी उसको डिफाइन कर सकते थे। तो ये डिफरेंट इक्वेशंस हैं। इसमें से हम फ़िलहाल ये वाली इक्वेशंस जो हैं ये यूज़ करेंगे, क्योंकि हम अलाउंड जी एक्सिस वेरिएशन देख रहे हैं। जी को एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई हमने इसको लिया है। तो अब देखें, हम कर्ल ऑफ द वेक्टर को बराबर करना चाहते उसके कर्ल ऑफ द वेक्टर के नॉर्मल कंपोनेंट के सरफेस इंटीग्रल को बराबर करना चाहते हैं वेक्टर के लाइन इंटीग्रल के टेंजेंशियल कंपोनेंट के। तो इसलिए हमने बजाय इसके कि सारी वेक्टर की वैल्यू इकट्ठी लेने के, हम उसका जस्ट वन कंपोनेंट ले रहे हैं, उसको पहले प्रूव करेंगे, फिर हम उसको जनरलाइज करके जो बाकी उसके दो कंपोनेंट्स होंगे उसके ऊपर भी उसी डिसिप्लिन को लागू कर देंगे। तो ये हमारी स्कीम होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले रहे हैं वन कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर A1, A2, A3 फ़िलहाल हम स्किप कर रहे हैं, जस्ट A1 का कर लेते हैं, उसका सरफेस इंटीग्रल सॉल्व करते हैं और उसको बराबर करने की कोशिश करते हैं लाइन इंटीग्रल के। हाँ जी बच्चों, तो देखें हमने कर्ल को अप्लाई किया है जस्ट अभी फ़िलहाल उसके एक सिंगल कंपोनेंट के ऊपर, A1 के ऊपर। तो
डिटर्मिनेंट की फॉर्म में उसको लिख लिया, ज़रा आसानी होगी। अब इसको सॉल्व कर लें तो रो एक्सपेंशन इसके ऊपर ऑपरेट करें, तो ये आई को अगर सिलेक्ट करते हैं, ये कॉलम ये रो छोड़ दें तो 0 के ऊपर ऑपरेट होगा, 0 के ऊपर ऑपरेट होगा तो आंसर 0 आ जाएगा फर्स्ट टर्म का। फिर आप वो तो सारा 0 हो गया, फिर आप लिखेंगे माइनस जे, सेकेंड एलिमेंट को सिलेक्ट किया, इस कॉलम और इस रो को छोड़ें तो ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 माइनस करली बाय करली जी ऑफ A1, ये आ जाएगा। फिर आप थर्ड एलिमेंट को के को सिलेक्ट करते हैं, इसको छोड़ें तो ये आ जाएगा प्लस ये 0 माइनस, हाँ जी 0 माइनस ये आ जाएगा करली A1 ओवर करली वाई। जी ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा करली A1 बाय करली जी, करली A1 बाय जे माइनस, हाँ जी इसके साथ डेफिनेटली के आ रहा था, मिस हो गया, इसके साथ थर्ड टर्म के साथ हमने के लगाया था, माइनस करली A1 ओवर करली वाई इनटू के। तो ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट उसका जो कर्ल है उसकी वैल्यू है। अब इसी वैल्यू को, ये जो उसकी राइट साइड पे आई है, हम कोशिश करेंगे इसको सिंप्लीफाई करते चले जाएं और इसका सरफेस इंटीग्रल लें और एंड पे इसका सरफेस इंटीग्रल आए वो एक लाइन इंटीग्रल के बराबर आए। तो ये हमारा टास्क है। तो पहले हम देखते हैं, डेल क्रॉस A1 आई हमने ले लिया, अब हमने नॉर्मल कंपोनेंट छू के लेना था, तो हम निकालेंगे डेल क्रॉस A1 आई डॉट n। जी हम ये वैल्यू निकाल रहे हैं डेल क्रॉस A1 है, क्योंकि हमने कर्ल का नॉर्मल कंपोनेंट लेना होता है, तो इसका फिर एंड बाद में हमने सरफेस इंटीग्रल लेना होता है। तो डेल क्रॉस A1 की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, जस्ट आपने इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। चले हम साथ ds भी लिख देते हैं, इकट्ठा ही हम इसको सॉल्व करेंगे, बाद में हम इसका सिर्फ डबल इंटीग्रल अप्लाई कर देते हैं। तो देखें जी ये बराबर आ जाएगा करली A1 ओवर करली जी इंटू जे माइनस करली A1 ओवर करली वाई इंटू के डॉट NDS। तो हम जस्ट इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं n के साथ, तो मैंने डॉट n लिख दिया यहाँ पे, ये डॉट n आ गया, फिर माइनस ये k डॉट n आ गया। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में आर्डर तो मैटर नहीं करता, आप j डॉट n लिख लें या n डॉट j लिख लें एक ही बात है, k डॉट n लिख लें या n डॉट k लिख लें एक ही बात है। तो ये हाँ जी, तो ds को हमने इस यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर दिया है, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। अब देखें हमने करली A1 ओवर करली जी इंटू जे डॉट एन माइनस करली A1 ओवर करली वाई इंटू के डॉट एन डी एस, इसको इक्वेशन ए का नाम दे के यहाँ पर इसको फ्रीज़ कर रहे हैं, इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, फिगर को एक बार फिर देख लें, हमें बस पता है कि जो प्रोजेक्शन है वो एक्स वाई के ऊपर है, इसका रीजन आर है, इसका C1 है। मैं माइट भी इसको वाइप आउट कर दूँ ताकि स्पेस हमारे पास ज़्यादा हो जाए राइटिंग के लिए। तो देखें हम ये देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में हमने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। इस तरह से सिंप्लीफाई करना है हमने कि ये मतलब एक टर्म की शक्ल में हमारे पास आंसर आना शुरू हो जाए, या कम से कम जो जे डॉट एन है और के डॉट एन है ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके एक ही फॉर्म में हमारे पास आंसर आ जाए। तो ये हमारा टास्क है, इसलिए हम जे डॉट एन की वैल्यू निकालेंगे जो कि के डॉट एन की फॉर्म में होगी। तो इस तरह से हमारे पास एक सिंगल टर्म की फॉर्म में आंसर आ जाएगा, बजाय इसके कि हम दो टर्म को अलग अलग सॉल्व करें, क्योंकि मैंने इसी साइड को या इसी टर्म को आगे सिंप्लीफाई करते हुए मैंने इसको लाइन इंटीग्रल में बदलना है। तो इसके लिए हम जो इक्वेशन लेट की थी कि मैंने बोला था कि जो इक्वेशन है सरफेस एस की, उसको हम ले रहे हैं लेट z इज इक्विवेलेंट टू, ये हम पहले मैंने बोला था कि f ऑफ एक्स वाई
सरफेस की ये इक्वेशन ले लेते हैं, इज कंसिडर्ड टू बी इक्वेशन ऑफ एस, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑफ एस इज, यानी अगर आप इस ये इक्वेशन ले लेते हैं सरफेस एस के ऊपर, तो इस सरफेस एस के ऊपर जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम आर के साथ लिख सकते हैं। ये देखें, ये इसकी इक्वेशन आ गई, ये आप इसको लिख लीजिएगा प्लीज़ कि लेट z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज़ कंसिडर्ड टू बी द इक्वेशन ऑफ s। सो द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑफ s इज़, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द पोजीशन वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑफ s की किसी भी पॉइंट के ऊपर जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम r से लिख रहे हैं। r बराबर आ रहा है किसके, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के बराबर है। फर्दर हम थोड़ी सी इसमें अमेंडमेंट कर देते हैं कि हमने चूँकि इक्वेशन z वेरिएबल को एफ ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में इंटरप्रेट किया था, तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं z इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ वाई इनटू के। ये हमारे पास आ गया है इस सरफेस एस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर है ये। अब हमें पता है कि जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू अगर वाई आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो वो एक टेंजेंट होगा नॉर्मल के, टेंजेंट होगा इस सरफेस के ऊपर, और डेफिनेटली उस पॉइंट के ऊपर ये जो टेंजेंट होगा यानी ये एक वेक्टर आएगा और जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि ये वेक्टर जो होता है ये सरफेस के टेंजेंट के अलॉन्ग होता है और n जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब ये टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसलिए हम अगर करली आर ओवर करली वाई, ये करली आर ओवर करली वाई क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे पास ना j को सिंप्लीफाई कर दिया जाए, j डॉट एन को, इसको k डॉट एन की फॉर्म में हम लिखना चाहते थे, तो इसलिए हम y के रिस्पेक्ट से इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। वरना आप पोजीशन वेक्टर को x के रिस्पेक्ट से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, z के रिस्पेक्ट से भी। तो आंसर जिसका भी आप n के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, बेशक कर लिया r और x, कर लिया x का डॉट प्रोडक्ट ले n के साथ, उसका आंसर भी 0 ही आएगा। लेकिन y के साथ लेना क्यों ज़रूरी था, कि हमारी टर्म के अंदर देख रहे हैं हम कि n तो मौजूद है, तो j को रिप्लेस करके उसको भी k की फॉर्म में बदल दिया जाए, तो इसलिए हम y के साथ इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो जब आप y के साथ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेफिनेटली x ऑटोमेटिकली इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y 0 होता है। तो ये आ जाएगा 0, उसके बाद ये आ जाएगा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा j, फिर प्लस करली f ओवर करली y, चूँकि एक फंक्शन है तो इसको एज सच लिखना पड़ेगा, करली f ओवर करली y इनटू के, ये हमने एज सच टर्म लिख दी। तो मैंने बताया कि विद रिस्पेक्ट टू y हम इसलिए डिफ्रेंशिएट कर रहे थे ताकि बाकी वैल्यू 0 हो जाए, सिर्फ j की आंसर हमारे पास आए। अब अगर आप इस करली ओवर r ओवर करली y का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं n के साथ तो वो 0 होगा, तो इसलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे सिंस करली r over curly y is a vector tangent to s, is a vector tangent to s, so it is normal to n, मतलब perpendicular to n, so it is normal to n। नॉर्मल टू n का मतलब है कि इट इज़ परपेंडिकुलर टू n, तो इसलिए अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसका आंसर 0 के बराबर आएगा। तो हाँ जी, तो हमने इसलिए n डॉट कर लिया r ओवर करली y को 0 के बराबर कर लिया। अब अगर देखें हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं करली r ओवर करली y की, जो वैल्यू मैंने अभी निकाली थी, तो वो वैल्यू थी j प्लस करली f ओवर करली y
इंटू के। तो ये भी किसके बराबर आना चाहिए, 0 के। तो यहाँ से हम इसको डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ये आ जाएगा एन डॉट जे इज इक्वल टू सॉरी एन डॉट जे प्लस करली एफ ओवर करली वाई इंटू एन डॉट के। तो अगर आप इस टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो डेफिनेटली ये माइनस में हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं माइनस करली एफ ओवर करली वाई इंटू एन डॉट के। ये देखें, ये हमारे पास आ गया। अब हमें इक्वेशन ए के अंदर जे डॉट एन की वैल्यू चाहिए थी। मैंने इक्वेशन ए को फ्रीज़ किया था, आप थोड़ा सा पीछे जाके उसको दोबारा से देख लें कि इक्वेशन ए को मैंने फ्रीज़ किया था और मैंने बोला था जे डॉट एन की वैल्यू निकालेंगे। तो जे डॉट एन की वैल्यू आ चुकी है, आप एन डॉट जे लिख लें या जे डॉट एन लिख लें, बात एक ही है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो इसलिए आप इसको जे डॉट एन लिख लें। तो जे डॉट एन इज़ इक्विवेलेंट टू, हमारे पास आंसर आ गया जे डॉट एन इज़ इक्वल टू माइनस करली एफ ओवर करली वाई इंटू एन डॉट के। ये आंसर आ गया। अब देखें, चूँकि हमारे पास ये इक्वेशन थी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, जिसमें हम देख सकते हैं कि अगर करली एफ ओवर करली वाई लिखा हुआ है तो डेफिनेटली इट इज़ इक्विवेलेंट टू करली जी ओवर करली वाई। तो आप करली एफ ओवर करली वाई की जगह पे करली जी ओवर करली वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन में हम पहले देख चुके थे। इसलिए आप इसको करली जी ओवर यानी एफ़ को रिप्लेस कर दिया हमने जी के साथ, क्योंकि ये बराबर है जी इक्वल टू एफ़। तो इसलिए हमने यहाँ पे एफ़ की बजाय जी वेरिएबल लगा दिया, क्योंकि जी वेरिएबल इक्वेशन ए के अंदर मौजूद था, ना कि एफ़। या फिर यूँ समझ लें कि हमारे पास रियल वेरिएबल जो है वो जी ही है, इसलिए हमने इसको ज़रा मॉडिफाई किया है। तो देखें, अब हम इक्वेशन ए में वापस जाते हैं। सो इक्वेशन ए बिकम्स, सो इक्वेशन ए की लेफ़्ट साइड तो हम ऐसा लिख रहे हैं, वो थी डेल क्रॉस ए वन आई डॉट एन इंटू डी एस, और जबकि इसकी राइट साइड थी हमारे पास माइनस हम कॉमन ले रहे हैं, ये आ जाएगा करली ए वन ओवर करली जी इंटू करली जी ओवर करली वाई। तो यहाँ पे था हमारे पास जे डॉट एन, जो अभी ये जो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ ये असल में जे डॉट एन की वैल्यू हमने रिप्लेस की है इस इक्वेशन में। इसका फ़ायदा क्या मिला है, क्योंकि के डॉट एन इक्वेशन में पहले ही मौजूद था, तो हमने जे डॉट एन की वैल्यू की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। तो इक्वेशन ए में जिधर आपको जे डॉट एन नज़र आ रहा था, ये देखें मैंने उसकी जगह पे ये वैल्यू लगा दी। यहाँ पे चूँकि माइनस मौजूद था, माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया है, दोनों टर्म्स के अंदर माइनस मौजूद था, इसलिए हम ये इस टर्म से भी माइनस कॉमन ले लिया, इस टर्म से भी कॉमन माइनस ले लिया, तो हमारे पास प्लस आ जाएगा। ये आ जाएगा। इसकी सेकंड टर्म को हम ऐसा लिख रहे हैं, इक्वेशन ए की सेकंड टर्म बिल्कुल उसी तरह से ही आ जाएगी, तो उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ये आ जाएगा करली ए वन ओवर करली वाई इंटू के डॉट एन इंटू एन डी एस। तो ये हमने मॉडिफाई किया है, मैंने बोला था कि हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं इस इक्वेशन को। तो अभी हमने इसके यूनिट वेक्टर को तो सिंप्लीफाई कर लिया है कि जहाँ पे जे डॉट एन मौजूद था अब वो के डॉट एन है, लेकिन ये जो टर्म है इनको भी हमने फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है ताकि हमारे पास एक सिंगल फंक्शन की फॉर्म में जो आंसर है वो आए। तो इसलिए इसके लिए भी हमें देखना होगा कि ऑन द सरफेस एस, अगर आप वेक्टर को लेते हैं ऑन सरफेस एस, तो जो वेक्टर है ए वन, चूँकि ये तो फंक्शन है एक्स वाई जी का, जबकि हमने जी को लिखा था कि जी इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो दिस मीन्स ए वन विल बिकम द फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई। तो जो ए वन है ये भी फंक्शन बन गया किसका, ये ए वन जो था ये भी फंक्शन बन गया है एफ ऑफ एक्स वाई का। तो इस पूरी वैल्यू को आप रिप्लेस कर दें ए वन एक्स वाई
z इज़ रिप्लेस विद f ऑफ एक्स वाई। तो ये चूँकि a1 एक्स वाई और फिर फर्दर z जो है वो भी फंक्शन f ऑफ एक्स वाई था, तो हमने इसको सिंपल f ऑफ एक्स वाई के इक्वल लिख दिया है। तो ये यूँ समझ लें कि हम जो बात इस फिगर के अंदर वेक्टर के बात कर रहे थे, ये पूरी 3 डिमेंशन में चूँकि z जो है वो एक्स वाई का फंक्शन था, तो जब उसमें वैल्यूज़ प्लेस अप की तो हमारे पास a1 मॉडिफाइड होके f ऑफ एक्स वाई में चला गया, यानी एक प्लेन में चला गया। ये वेक्टर जो है ये यहाँ से एक प्लेन के अंदर अब बात होगी, f ऑफ एक्स वाई प्लेन, यानी एक्स वाई प्लेन के अंदर हम आ गए हैं। तो इसमें डेफिनेटली ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है उसके तमाम कंपोनेंट्स को जो एक्स वाई प्लेन के लिए मतलब ट्रू हैं। ठीक है, तो ये कंपोनेंट जो है a1, इसको अब हम f की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर दोबारा से मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू y, तो देखें थोड़ी सी हमारे पास सहूलत हो जाएगी। इस इक्वेशन को हम b का नाम देंगे। इसको दोबारा से हमने फ्रीज़ कर दिया है क्योंकि मैंने बोला है कि इसके अंदर ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स की टर्म्स हैं इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो उसके लिए हमने ये एक असम्पशन ली है। वेक्टर के कंपोनेंट को हमने उसको स्पेस से निकाल के एक प्लेन में लाए हैं, क्योंकि जो वेरी करने हैं वेरिएबल वो एक्स और वाई ही करने हैं, तो एक्स और वाई की फॉर्म में भी इस वेक्टर के कंपोनेंट को इंटरप्रेट किया जा सकता है। अब आप पार्शियल डेरिवेटिव लें f का विद रिस्पेक्ट टू y, सो करली ऑफ f ओवर करली y हम अगर लेते हैं, यानी वी आर डिफरेंशिएटिंग f विद रिस्पेक्ट टू y, तो उसका रूल आपको पता है। पार्शियल डेरिवेटिव जब आप लेते हैं तो उसका मतलब ये है कि दोनों साइडों पे, यानी f को विद रिस्पेक्ट टू y आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दोनों साइडों को करेंगे। इसकी एक साइड a1 एक्स वाई जी है और एक साइड इसकी f ऑफ एक्स वाई है, तो करली f ओवर करली y ऐसे ही आ गया। अब आप दूसरी जो साइड है इसकी a1 फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी, इसको भी डेरिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसको जब आप डेरिवेट करेंगे तो वो आएगा करली a1 ओवर करली x एंड देन करली x ओवर करली y। तो ये चेन रूल अप्लाई होगा जब कोई वेरिएबल जो है वो फंक्शन बन जाता है, तो पहले हम उसको डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, फिर उस वेरिएबल को विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट करते हैं। तो ये रूल है पार्शियल डिफरेंशिएट। अब दोबारा फिर देखें, करली a1 को विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट करूँगा, यानी कि करली a1 ओवर करली y, तो फिर y को फिर से दोबारा डेरिवेट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y, फिर हम करली a1 ओवर करली z लिखेंगे और फिर करली z ओवर करली y लिखेंगे। तो ये हमने दोनों साइडों पे पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू y। तो अब देखें ये जो टर्म है करली x ओवर करली y, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 होता है, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 प्लस करली a1 ओवर करली y प्लस करली a1 ओवर करली z, थर्ड टर्म आ गई, इनटू करली z ओवर करली y। ये देखें ये वैल्यू आ गई। तो अब आप ज़रा कंपैरिजन करें कि ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये जो मैंने निकाली है, इसमें अगर k डॉट n कॉमन ले लिया जाए तो ये यही वैल्यू मौजूद है। आप देख सकते हैं करली a1 ओवर करली z इंटू करली z ओवर करली y, ये टर्म आ गई, फिर प्लस करली a1 ओवर करली y, ये ज़ीरो तो ख़त्म हो गया था। तो इसका मतलब इक्वेशन बी में हमने देखें सिंप्लीफाई कर लिया है कि ये सारी वैल्यू जो है ये रिप्लेस हो जाएगी किसके साथ, करली f ओवर करली y। तो हम यही चाहते थे, मैंने बोला था कि ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं हम इसको सिंप्लीफाई करके एक सिंगल टर्म की फॉर्म में आंसर लाना चाहते हैं, इसलिए हम लिखते हैं इक्वेशन बी बिकम्स जी। तो इसकी लेफ़्ट साइड तो वैसे ही लिखते हैं हम, लेफ़्ट साइड इसकी थी डेल क्रॉस a1i डॉट एन डी एस, ये इसकी लेफ़्ट साइड आ गई, इज़ इक्वल टू यहाँ से डी एस, के डॉट एन जो है वो कॉमन आ जाएगा, जब कॉमन आ जाएगा माइनस का साइन वैसे ही, तो बाकी जो पीछे वैल्यू बचेगी वो आएगी करली a1 ओवर करली z इंटू करली z ओवर करली y प्लस करली a1 ओवर करली y। तो इस पूरी वैल्यू की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, करली f ओवर करली y, तो ये आ जाएगा करली f ओवर करली y इंटू के डॉट एन इंटू डी एस। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि के डॉट एन डी एस इसमें बेटे कॉमन लिया, पीछे जो वैल्यू बच रही है
वो यही वैल्यू है, ये वाली वैल्यू मैंने पहले इसको हाईलाइट किया है, ये सारी वैल्यू आ रही है। तो इस सारी वैल्यू की जगह पे आप करली एफ ओवर करली वाई पुट कर सकते हैं। तो इसलिए इक्वेशन बी जो है वो सिंप्लीफाई होके हमारे पास एक इस फॉर्म में सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में आ गई है जी। तो अब हम फिर से लिखते हैं इसको, लेफ़्ट साइड तो इसी तरह से ही आ जाएगी, डेल क्रॉस A1i डॉट, यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा ले, ये डॉट NDS। हाँ जी, लेफ़्ट साइड उसी तरह से लिखने के बाद राइट साइड को लिखते हैं, यह है माइनस करली एफ ओवर करली वाई इंटू के डॉट एन। अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं के डॉट एन का, के, तो फिर इसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगी, के यूनिट वेक्टर इंटू एन यूनिट वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा, यह आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा इंटू डी एस। तो डी एस कॉस थीटा का क्या मतलब है, द कंपोनेंट ऑफ द डी एस विच इज़ अलॉन्ग द एक्स एक्सिस या एक्स वाई प्लेन। डेफिनेटली एक टू डायमेंशनल फिगर की बात कर रहे हैं। तो डी एस इस तरह से इंक्लाइन है, ये पहले वैसे आप अगर इसको और ज़्यादा मज़ीद डिटेल में देखना चाहते हैं तो पीछे हम जो सरफेस इंटेग्रल और लाइन सरफेस इंटेग्रल का या फिर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर का जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने इसको डिटेल से एक्सप्लेन, ज्योमेट्री के साथ इसको एक्सप्लेन किया था। फिलहाल आप याद रखें कि डी एस कॉस फाई या डी एस कॉस थीटा, इसका क्या मतलब है, कंपोनेंट ऑफ द डी एस विच इज़ अलॉन्ग द एक्स वाई प्लेन। क्योंकि डी एस टिल्टेड है ना इस तरह से, ये देखें एक टिल्टेड सरफेस है इस तरह से ये, तो इसके दो कंपोनेंट इस तरह से हम बनाएंगे, तो ये जो कंपोनेंट आएगा ये अलॉन्ग एक्स वाई आएगा, ये जो कंपोनेंट ये हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये डी एक्स डी वाई के बराबर है, इसको हम डी एस कॉस थीटा भी कह सकते हैं। तो इसलिए हम रिप्लेस कर रहे हैं कॉस थीटा डी एस को या डी एस कॉस थीटा को किसके साथ, माइनस करली एफ ओवर करली एक्स करली वाई इंटू डी एक्स डी वाई के साथ। ले जी, ये हमारे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ चुका है। ये एक ऐसी टर्म आ गई हमारे पास जिसके ऊपर अब हम ग्रीन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बोला था कि ग्रीन थ्योरम जो है वो समझ लें कि स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम दोनों के अंदर ही ग्रीन थ्योरम अप्लाई होता है, ये एप्लीकेशन है समझ लो ग्रीन थ्योरम की। तो अब हम इसके ऊपर ग्रीन थ्योरम अप्लाई करेंगे, हम दोनों साइडों पे डबल इंटीग्रल जो है वो अप्लाई करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो बाय अप्लाइंग डबल इंटीग्रल ऑन बोथ ऑफ द साइड्स, एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है, और उसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके ऊपर ग्रीन थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो हमारा देखें रिजल्ट क्या आता है। डबल इंटीग्रल हम एक सरफेस इंटीग्रल के तौर पे अप्लाई करेंगे दोनों साइडों पे। तो इस साइड पे अप्लाई करें तो डबल इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा पूरी सरफेस के ऊपर, चूँकि ये वेरिएबल मौजूद है डी एस, तो ये आ जाएगा डेल क्रॉस A1i डॉट एन डी एस। और दूसरी साइड हमारे पास ये है, इसके ऊपर भी डबल इंटीग्रल अप्लाई होगा, ये आ जाएगा, लेकिन चूँकि ये एक प्लेन के अंदर है वेरिएबल तो इसको मैं आर के साथ लिखूँगा। ये जो आर हमारा रीजन था, ये इस पूरे रीजन के ऊपर इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो ये आ जाएगा जी माइनस करली एफ ओवर करली वाई इंटू डी एक्स डी वाई। अब आप इसके ऊपर ग्रीन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कि क्योंकि ग्रीन थ्योरम एक प्लेन के ऊपर अप्लाई होता है और हमारे पास ये जो एक्स वाई प्लेन है इसके ऊपर हम ग्रीन थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें पता है कि ये ग्रीन थ्योरम की जो टर्म होती है जिसमें हम लिखते थे करली फाई ओवर करली वाई, जो फाई इंटू डी एक्स के लाइन इंटीग्रल के बराबर आती है। अगर आप ग्रीन थ्योरम को देखते हैं तो उसकी टू टर्म्स और टू वेरिएबल्स थे, उसमें वन वेरिएबल जो है वो इसके इक्विवेलेंट है। आप पिछला लेक्चर ग्रीन थ्योरम का देखें तो उसमें आसानी से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये वाली जो टर्म है हमने कौन से लाइन इंटीग्रल के बराबर इसको रखना होता है। तो जो हमें पता है डिफरेंशिएट हो रही होती है, जिसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्चुअली वो बराबर आती है किसके, एफ ऑफ डी एक्स के लाइन इंटीग्रल के। तो इसलिए हम इसके ऊपर ग्रीन थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, लिख लें इसको। हाँ जी, तो हमने लिखा है कि वेयर आर इज द प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन एक्स वाई प्लेन, मीन टू से वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम द 3D इनटू द प्लेनर सरफेस, एक प्लेन में चले गए हैं। और ये जो राइट साइड है इसकी एक प्लेन के अंदर इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। सो बाय यूजिंग ग्रीन थ्योरम, तो ग्रीन थ्योरम को अगर आप अप्लाई करते हैं
तो हम इस पूरी वैल्यू की जगह पे लिख सकते हैं, लेफ़्ट साइड तो उसी तरह से लिखेंगे, ये आ जाएगी डबल इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस A1i डॉट NDS, इसको आप बराबर लिख सकते हैं। और ये जो टर्म है इसके ऊपर ग्रीन थ्योरम अप्लाई किया तो ये लाइन इंटीग्रल में बदल गई और ये एफ ऑफ dx में बदल जाएगा। लाइन इंटीग्रल किसका, इस बाउंड्री के ऊपर अप्लाई करेंगे क्योंकि हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, तो इस पूरी पाथ का क्लोज इंटीग्रल ले लिया। ये पूरी पहले ये रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब ये लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस क्लोज पाथ को रिप्रेजेंट करेगा। C1 इज़ द बाउंड्री ऑफ रीजन R, तो ये एफ ऑफ dx के इक्विवेलेंट आ गया। ये माइनस खुद ही ओमिट हो जाएगा क्योंकि हम सेकंड टर्म ऑफ द ग्रीन टर्म के अंदर जब उसको सॉल्व करते हैं तो वो उसकी जो लेफ़्ट साइड है उसके ऊपर प्लस टर्म में ही आंसर आता है। अब देखें हम यहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं क्योंकि f हमारे पास, हमारा तकरीबन आंसर आ चुका है। अब सिर्फ हमने शिफ्टिंग करनी है कि लेफ़्ट साइड पे हमें तो A1 नज़र आ रहा है, लेकिन जबकि राइट साइड जो है उसमें f है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने ये लिखा था कि A1 x y z फंक्शन इज़ एक्चुअली इज़ इक्विवेलेंट टू f ऑफ x y। तो यानी ये वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं। सो जस्ट वी कुड रिप्लेस f विद द A1। ये हम पीछे अभी इसको सॉल्व करके आ चुके हैं। इसी से हमने फिर पार्शियल डेरिवेटिव निकाला था विद रिस्पेक्ट टू y, आपको याद होगा, जिसको सिंप्लीफाई किया था। तो पीछे थोड़ा सा जाएंगे तो मैंने इसको पहले ही बराबर रखा हुआ था, तो इसलिए f को आप A1 से रिप्लेस कर दें। लेकिन जैसे ही आप f को A1 से रिप्लेस करेंगे तो इसका मतलब आप प्लेन से फिर दोबारा इस सरफेस में चले गए। तो इस प्लेन के अंदर तो इस इंटीग्रल की जो बाउंड्री थी वो C1 थी, तो जब आप यहाँ पे जाएंगे तो फिर इंटीग्रल की बाउंड्री वापस C लगानी पड़ेगी हमें। तो इसलिए हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, दोबारा से f को रिप्लेस कर रहे हैं A1 के साथ। तो अगर आप इसको रिप्लेस करते हैं तो देन C1 विल बी रिप्लेस बाय C। तो डेफिनेटली हम उस पाथ में चले जाएंगे, फिर उस फिगर में चले जाएंगे, तो फिर C1 जो होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, C के साथ। तो ये सब्स्टिट्यूशन दोबारा करते हैं हम और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देखें ये जो लाइन इंटीग्रल था इसकी लेफ़्ट साइड हम लिखते हैं पहले, ये उसी तरह से आ गई, डेल क्रॉस A1i डॉट NDS is equal to line integral replace with the f replace with the n A1 dx उसी तरह से ही रहेगा। यहाँ पे भी dx की वैल्यू वही है और यहाँ पे भी dx की वैल्यू जो है वो वही रहेगी। और जो पाथ था हमारे पास वो C1 से C पे रिप्लेस हो गया। ये देखें, ये हमने C से उसको रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारे पास कर्ल ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट का आंसर आया है। आप देख रहे हैं कि इसका सरफेस इंटीग्रल एक लाइन इंटीग्रल में बदल चुका है। तो अगर आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप, हमने प्रोजेक्शन लिया था इस सरफेस का किसके ऊपर, एक्स वाई प्लेन के ऊपर। अगर आप वाई जी प्लेन पे और जी एक्स प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शंस ड्रा करते या एक्स जी प्लेन के ऊपर और वाई जी प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शंस ड्रा करते, तो उनके कंपोनेंट्स या उनके प्रोजेक्शंस की जो फिर इक्वेशंस बननी थी उनके दरमियान में जो रिलेशन आना था वो हम इस तरह से लिख सकते थे। सिमिलरली प्रोजेक्शंस ऑन अदर कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स आर सिमिलरली फॉर द प्रोजेक्शंस on other coordinates planes are represented by the equation। देखें उसके लिए हम ये इक्वेशन लिखते
सरफेस इंटेग्रल, यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट की बजाय हम सेकंड कंपोनेंट लेते हैं ना वेक्टर का, ये आ जाएगा डेल क्रॉस A1i, यहाँ पे लिखते हैं A2, लेकिन उसके साथ फिर यूनिट वेक्टर आता है J, लेकिन जो कि नॉर्मल टू द यूनिट सरफेस जो है वो तो यही रहना था, वो तो है नहीं रहना है, सिर्फ वेक्टर का कंपोनेंट बदलेगा। यहाँ पे उसी तरह से पाथ क्लोज C से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यहाँ पे A1 की बजाय A2 आ जाएगा और dx की जगह पे dy आ जाएगा, क्योंकि अगर आप i कंपोनेंट ले रहे थे तो उसके लिए dx आ रहा था, j कंपोनेंट लेंगे तो उसके लिए dy आएगा। इसी तरह से आप फिर से लिखते हैं सरफेस इंटेग्रल एफ डेल क्रॉस A3 के, ये तीसरा कंपोनेंट आ गया, इसके साथ फिर दोबारा आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे NDS के साथ, और ये बराबर आएगा A3 इंटू DG। के कंपोनेंट आया है इसलिए हमने DG लगा दिया, थर्ड कंपोनेंट आया इसलिए A3 लगा दिया। तो ये इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास, इसको 2 का नाम दे दें और इसको 3 का नाम दे दें। इन तीनों इक्वेशंस को जमा कर लें, लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में, तो हमारे पास एक जनरल फार्मूला आ जाएगा। जी बच्चों, तो हम अगर ऐड करते हैं सारी की सारी इक्वेशंस को तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ रहा है। लेफ़्ट साइड सारी ऐड कर दी तो डेल क्रॉस A1i प्लस डेल क्रॉस A2j प्लस डेल क्रॉस A3 डॉट NDS, चूँकि सब में कॉमन था तो हमने कॉमन डॉट NDS लिखने के बजाय सब के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट सेपरेट लिख दिया है। तो ये जो टर्म है इसको सिंपली हमने ऐड कर दिया है, लाइन इंटीग्रल तमाम कंपोनेंट्स के ऊपर अप्लाई कर दिया है, ब्रैकेट का यही मतलब है। तो जनरली यानी अगर आप देखें तो A1 A2 A3 इज़ दी वेक्टर और कर्ल जो है उसके तमाम कंपोनेंट पे ऑपरेट हो रहा है, तो आप इसलिए इसको जनरल फॉर्म में यूँ लिखेंगे डेल क्रॉस A, ये वेक्टर आ गया, डॉट NDS इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ, इसमें भी A1 A2 A3 तीनों कंपोनेंट ही हैं वेक्टर के और इनका डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है किसके साथ, dr के साथ। तो ये देखें ये हमारे पास फार्मूला आ गया है जी, ये हमने जो शुरू में लिखा था दैट इज़ द स्टोक्स थ्योरम के सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द कर्ल ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था।